हेलो एवरीवन, हे I'm back with the video lecture and आज हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास है टेस्ट बेसिकली कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, सेंसेशन से रिलेटेड, वाइटल कैपेसिटी जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है हमारे पास। फिर इसके बाद हम लेंथ मेजरमेंट लाइक लेग की लेंथ कैसे मेजर करते हैं, एंगल ऑफ पेल्विक इंक्लाइनेशन हम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, हम इसका बेसिक गो थ्रू लेंगे ताकि आपके पास बेसिक आइडिया हो कि हाँ इससे आगे आपने किस तरीके से जाना होता है। ठीक है, सो मेजरली हमने जैसे पहले भी न्यूरल टेस्टिंग को डिस्कस किया, बाकी चीज टेस्ट को डिस्कस किया है, इसी तरह फिजिकल थेरेपी में कोऑर्डिनेशन, सेंसेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम की आपके पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशंस और आपके पास पेल्विक टिल्ट्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेजरली हम इनको बेसिक बेसिक देखते हैं। शायद कुछ चीज़ें आपकी बुक में मिसिंग भी हैं, जिस तरह से उन्होंने सिर्फ आपको बताया, तो मैं आपको एक बेसिक गो थ्रू देती हूँ कि हमारे पास हर टेस्ट में होता क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जब हम असेस कर रहे होते हैं ना हमारे मसल कितने अच्छे से हमारे नर्व्स के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास दोनों चीज़ों का कंबाइंड जो इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, मसल्स कितने अच्छे तरीके से आपकी नर्व्स के साथ मिलकर कोई स्मूथ एक्यूरेट मूवमेंट्स क्रिएट कर रहा है या कंट्रोल मूवमेंट्स बना रहा है या कंट्रोल मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास काम करता है टेस्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये टेस्ट मेजरली हम मसल्स और नर्व्स का कंबाइंड इफेक्ट देखने के लिए करते हैं, जिसमें गेट सबसे पहले बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, जिसमें आप गेट वॉकिंग का पैटर्न देखते हो। ठीक है, चेक करते हो कि पेशेंट का बैलेंस कैसा है, उसका रिदम कैसा है, सिमेट्रिकल है कि नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है, गेट साइकिल इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है, वॉकिंग का एक प्रॉपर पैटर्न पढ़ाया जाता है ताकि आप इस चीज़ को असेस कर सको कि नॉर्मल अब नॉर्मल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पर्पसफुल मूवमेंट्स। ठीक है, जैसे पर्पस किसी वजह से, आपको नाम से पता चले किसी वजह से जब कोई काम किया जा रहा हो। फॉर एग्जांपल मैंने किसी बुक को उठाना है, ठीक है, मैंने किसी बॉटल को उठाना है, मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना है, तो ये मेरे पास एक पर्पसफुल मूवमेंट है। और ऐसी पर्पसफुल मूवमेंट्स को करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए या इनको कि सही से परफॉर्म हो रही है, इसमें कोई ऐसा मिसिंग कंपोनेंट तो नहीं है, कोई कंपनसेटरी मूवमेंट तो परफॉर्म नहीं कर रहे। मतलब आपके पास पेशेंट नॉर्मली इसको बॉटल उठाने के लिए अपने हाथ की जो मूवमेंट्स परफॉर्म करनी थी, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट तो परफॉर्म नहीं कर रहा है, या उसको उठाने में इश्यू आ रहा है, ये चीज़ें हमने असेस करनी होती है पर्पसफुल मूवमेंट्स में। ठीक है, इसके अलावा बहुत से स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे फिंगर टू नोज टेस्ट आ गया। ठीक है, जिसमें आप पेशेंट की टच करते हो, उसको पेशेंट को टच कराते हो उसकी नोज पे, टिप ऑफ द फिंगर रिपीटेटिवली, ताकि आप अपर लिम्ब की कोऑर्डिनेशन असेस कर सको। ठीक है, विद दैट हील टू शिन टेस्ट होता है, जिसमें आप मेजरली पेशेंट को अपनी उसकी हील को उसकी शिन के अलोंग लाइक ऑपोजिट लेग जो होती है ना, ठीक है, उसके अलोंग जो होती है वो आप चेक करते हो ताकि आप लोअर लिम्ब की कोऑर्डिनेशन चेक कर सको, असेस कर सको। ठीक है, इस तरह से बहुत सी और चीज़ें हैं। ये आपको मैंने एक मेजर सी चीज़ें बता दी कि अपर लिम्ब की कोऑर्डिनेशन आप कैसे चेक करते हो, लोअर लिम्ब की कोऑर्डिनेशन आप कैसे चेक करते हो। ठीक है, विद दैट आपको पता चल गया कि अगर नॉर्मल ही है तो अब नॉर्मल आपको फाइंड आउट करना है, जैसे एटैक्सिक हो गया गेट्स, मतलब नॉर्मल मूवमेंट्स नहीं होती, क्लम्सी सा गेट होता है, अनस्टेडी सा होता है। ठीक है, इसको आप आगे डिटेल में पढ़ोगे कि किन पेशेंट्स में होता है, एटैक्सिक की कितनी टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ते हैं फिजिकल थेरेपी में। ठीक है, सेकेंड चीज़ आ जाती है टेस्ट फॉर सेंसेशन। ओके, हम पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमारे पास हमें पता चल जाए कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, टेस्ट फॉर कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे टेस्ट फॉर सेंसेशंस। कोऑर्डिनेशन के टेस्ट तो आपको आइडिया हो गया ना, ठीक है। अब सेंसेशन में हमारे पास आती है मेजरली सेंसरी नर्व्स, जब आप चेक करें तो, ठीक है, वो नर्व जो आपकी सेंसेस को काम कर रही है, सेंसेस को फील करने में हेल्प कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज योर सेंसरी नर्व्स। ठीक है, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंसेशंस होती हैं, जैसे आपको पता है पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाइब्रेशन हो गया, प्रोप्रियोसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप पढ़ोगे भी या फिर शायद आपको पता भी होगा, जॉइंट की पोजीशन असेस करते हो। ठीक है, इसके बाद आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो इटसेल्फ असेस कर लेते हैं वो किस पोजीशन में है। ठीक है, इसके साथ साथ लाइट टच हो गया,
जो आप डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करते हो, ठीक है। कोल्ड टू हॉट वाटर ले हो तो आपके पास टेम्परेचर असेस करते हो, ठीक है। आप पेन लो, कॉटन लो, इससे आप बेसिकली पेन चेक करते हो पेन प्रिक करके। वाइब्रेशंस के लिए, लाइट टच के लिए आप बेसिकली कॉटन को यूज़ कर रहे हो। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें, वाइब्रेशन के लिए आप ट्यूनिंग फॉक्स यूज़ करते हो। तो ये मेजरली आप क्या करते हो, ये टूल्स लेके आप सेंसेशंस को असेस कर रहे हो, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है आपकी बुक में इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी, तो मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू दिया है। अब ये क्यों की जाती हैं, ठीक है। टेस्ट फॉर सेंसेशंस आपके पास की क्यों जाती हैं, मेजरली नर्व डैमेज हो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, जहाँ पे आप उनको लगता है, वहाँ जहाँ पे आपकी सेंसिटिव नर्व्स कहीं ना कहीं अपने फंक्शन से हट गई हैं, ख़राब हो रही हैं, डिसफंक्शनिंग की तरफ जा रही है, वहाँ पे आपको असेस करना पड़ता है टेस्ट फॉर, या आपको असेस करनी पड़ती है सेंसेशंस। और ये सेंसेशंस मेजरली आपके पास सेंसरी नर्व्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है, ठीक है। ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स और ऐसे पेशेंट्स जिनमें ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन होती हैं, उनमें हमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं थर्ड, जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है, वो हमारे पास है मेजरमेंट फॉर वाइटल कैपेसिटी एंड रेंज ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सकर्शन। ओके, मेजरली हम देखते हैं, पहले हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब हमारे पास वाइटल कैपेसिटी है क्या? वाइटल कैपेसिटी ये होती है कि एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, एक पर्सन जो एक्सहेल करता है सॉरी, आफ्टर अ फुल इनहेलेशन, ठीक है। अब मैं आपको कहती हूँ आप इनहेल करो, ठीक है, फुल इनहेल करो, ठीक है। फिर उसके बाद आप फुल अमाउंट में एक्सहेल करो, ये आपकी कहलाती है इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ठीक है। अब इसको आपने ये नहीं कहना, अब जिस तरह से फोर्सफुली आप एक्सहेल करते हो, फोर्सफुली इनहेल करते हो, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी नॉर्मली जैसे आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हो, दैट इज कॉल्ड एज इट्स वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे भी कोई फोर्सफुली आपने नहीं की, आपने कोई खुद से इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं की, जो आपकी नॉर्मल हो रही है ना, वो आपकी कहलाती है वाइटल कैपेसिटी। अब ये टूल्स यूज होते हैं स्पायरोमीटर वगैरह, ठीक है, जो इस प्रोसीजर को असेस करने में हेल्प आउट करते हैं। रिस्पायरेटरी बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझो कि हमारे पास पीएफटीज बहुत ज़्यादा परफॉर्म होते हैं। पीएफटीज क्या होते हैं, हमारे पास पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी के साथ साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंजेस होती हैं जो हम असेस करते हैं डिफरेंट डिजीज़ के लिए, डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। ये आप पढ़ोगे जब आप आहिस्ता आहिस्ता जब मेडिसिन की तरफ जाते हो, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाती हैं कि ये क्या क्या होता है, स्पायरोमीटर का मेजरली यूज़ कैसे होता है, पेशेंट कैसे ब्रीथ करता है उस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन आपके पास ये है कि वाइटल कैपेसिटी आपकी इतनी होती है कि एक नॉर्मली आपने ब्रीदिंग की, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करना आपने, ठीक है। एक नॉर्मली जैसे हम असेस करने के लिए कहते हैं, हम आपको बोलेंगे आप सांस अंदर खींचो, ठीक है, फिर आप सांस बाहर की तरफ लगाओ, जितना मैक्सिमली आप बाहर लगा सकते हो, ठीक है। मतलब आप वैसे ये करो कि जितना आप मैक्सिमम अमाउंट में एयर एक्सहेल कर सकते हो, आप वो एक्सहेल करो, ठीक है। तो ये मेजरली हम जब असेस करते हैं स्पायरोमीटर के थ्रू, तो हम इस तरीके से करवाते हैं, ठीक है। अब लो वाइटल कैपेसिटी हो तो रिस्पायरेटरी मसल की वीकनेस होती है, लंग्स के डिजीजेज होते हैं, ठीक है। मेजरली आपको हमारे पास काफ़ी हेल्पफुल होता है कि इन चीज़ों को असेस करने के लिए वाइटल कैपेसिटी अगर आप देखते हो तो। इसके अलावा बहुत सी मेजरमेंट होती हैं जो हम स्पायरोमीट्री के थ्रू देखते हैं, ठीक है। और वो आप आहिस्ता आहिस्ता आगे चीज़ें देखते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत आप रेशोज देखते हो, फिर उसके अलावा आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को असेस करते हो रिस्पायरेटरी डिजीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर पीएफटीज परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर टेस्टिंग होती है इसकी, फिर उसके बाद इसका आइडिया लगाया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास हम क्यों एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट हमारी यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चेस्ट फिजियोथेरेपी में आपके पास इन टेस्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आपके पास पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, ठीक है, जिसकी पल्मोनरी रिहैब चाहिए, जिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा लंग्स का इशू है, उनको पल्मोनरी रिहैब चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है स्पायरोमीट्री की।
स्पाइरोमेट्री सिर्फ एक टेस्ट नहीं होता, बल्कि हम एक्सरसाइजेज भी स्पाइरोमेट्री के थ्रू गाइड करते हैं, ठीक है। वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे चीज़ें पता चलती जाएंगी। मेजरली आपके पास सिर्फ फिजियोथेरेपी के लिए, ठीक है, जो एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आप स्पेसिफिकली पल्मोनरी सिस्टम को टारगेट कर रहे होते हो, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है स्पायरोमेट्री की, या आपके पास वाइटल कैपेसिटी की मेजरमेंट्स, या रेस्पिरेटरी एक्सकर्शन के लिए मेजरमेंट्स, ठीक है। तो मेजरली आपको ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट आते हैं वो मेजरमेंट ऑफ लेग लेंथ है, ठीक है। अब आप सिंपली क्या करते हो ना, लेग लेंथ की जो मेजरमेंट होती है ना, वो, एक मिनट हम पहले इसको हाईलाइट कर लेंगे। अच्छा, अब आप क्या करते हो, लिम्ब की लेंथ क्यों मेजरमेंट करनी ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी आती है, ठीक है, जिसमें मेजरली क्या होता है कि एक लेंथ शॉर्ट हो जाती है दूसरी से, और जिसकी वजह से आपका पोस्चर और गेट इफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो मेजरमेंट लेग की लेंथ की करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये ट्रू लेंथ मेजरमेंट आप लेते कैसे हो, ठीक है, ASIS से, इन TSPA इलियक स्पाइन, ठीक है, वहां से ली, ग्रेटर टू वेंट्रल से ली, और हमारे पास कहाँ तक गए हम, लेटरल मैलुलस तक, ठीक है। तो आपके पास जो लेटरल साइड पे मैलुलस है, जो आपको पता है कि आपकी फुट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मेजरली आपके पास कहाँ पे है, जहाँ पे आपके पास एंकल जॉइंट है, ठीक है। तो लेटरल मैलुलस आपके पास, वहां तक आप जाते हो और प्रॉपरली एक लेंथ मेजर करते हो, जिसका रिकॉर्ड लेते हो। इस तरह से एक आप दूसरी लेते हो जिसको आप कहते हैं अम्बलाइकस से ली, ठीक है। अम्बलाइकस से लेके आपने नी के लेवल तक या मीडियल मैलुलस तक लेके जानी थी, ठीक है। अब ट्रू शॉर्टनिंग जो होती है, वो आपको पता चल जाती है कि इंडिकेट करती है बोन की लेंथ का कोई इश्यू है। एक होती है जिसको कहते हैं हम अपेरेंट शॉर्टनिंग। अपेरेंट शॉर्टनिंग को चेक करने के लिए मैंने आपको बताया, अम्बलाइकस से लेके मीडियल मैलुलस तक आप लेके जाते हो, ठीक है। ये मेजरली इसलिए होती है कि अगर आपके पास कोई पेल्विक टिल्ट है, कोई जॉइंट का कॉन्ट्रैक्चर है, तो वो आपको आइडिया हो जाता है कि अपेरेंट शॉर्टनिंग हुई है। अपेरेंट शॉर्टनिंग का मतलब होता है कि किसी और कॉज की वजह से वो शॉर्टनिंग आ रही है, वो इटसेल्फ कोई बोन का इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या करते हो कि यूज़ करते हो। अब मेजरली लेग लेंथ के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है मेजरमेंट, हमने जैसे पहले भी बात की कि हमारे पास लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी होती है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें फ्रैक्चर हो गया, उनमें बहुत ज़्यादा इशू होता है लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी का। इसके अलावा जॉइंट की रिप्लेसमेंट्स जिनकी होती हैं, उनके साथ ये इशू होता है। स्पॉलियोसिस जिनमें डेवलप हो जाए, हिप इंजरीज हो जाए, ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा ना ये चीज़ें कॉमन होने लग जाती है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेजर नहीं लेना, ठीक है। ट्रू लेंथ कैसे हम मेजर करेंगे, ट्रू लेंथ के लिए जब हमारे पास हम एंटीरियर इलियक स्पाइन से लेके मीडियल मैलुलस तक जाएंगे, और जब हम आपके पास अपेरेंट लेग लेंथ चेक करते हैं, तो हमारे पास अम्बलाइकस से लेके आप मीडियल मैलुलस तक जाते हो, ठीक है। मेजरली आपके पास इस तरीके से होता है। अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो अभी हम इसके एंड में, लेक्चर के एंड में पिक्चर से भी देखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखते हो मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ पेल्विक इंक्लिनेशन। अगर पेल्विक टिल्ट की इवैल्यूएशन करनी हो, ठीक है, पेल्विक टिल्ट होता है हमारे पास, नॉर्मली आपके पास जो पेल्विस होता है ना इटसेल्फ, उसकी जो मूवमेंट है, ठीक है, उसकी इंक्लाइनेशन, उसका एंगल, अगर वो इफेक्ट होता है ड्यू टू एनी स्पाइनल पोस्चर, लोअर लिम्ब की अलाइनमेंट की वजह से, या किसी भी और चीज़ की वजह से, ठीक है, तो मेजरली आप क्या करते हो कि एंगल ऑफ पेल्विक इंक्लाइनेशन फाइंड आउट करते हो, ठीक है। अगर तो अराउंड 30 डिग्री है स्टैंडिंग में, तो इसका मतलब वो नॉर्मल है। अगर तो वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, मतलब इंटीरियर साइड पे टिल्ट इंक्रीज हुआ, आगे की तरफ है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास एब्डोमिनल वीक है, आपके हिप फ्लेक्सर्स भी टाइट हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास पोस्टीरियर टिल्ट है, तो हैमस्ट्रिंग की टाइटनेस हो सकती है, या लोअर लिम्ब के कोई और कंडीशन हो सकती है, ठीक है, या लो बैक पेन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो मेजरली आपके पास फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मली आपको क्या पता चल गया, और नॉर्मल ये बेसिकली ना आप मेजर करते हो, इंक्लाइनोमीटर होता है, ठीक है। इंक्लाइनोमीटर एक इक्विपमेंट होता है
ठीक है, जिसके थ्रू आप मेजरमेंट करते हो। ये चीज़ें आप देखोगे, ये आपको सिर्फ बेसिक गाइडेंस के तौर पे दी जा रही हैं चीज़ें, ताकि आप इस चीज़ को आइडिया कर लो कि हाँ इस तरीके से आप मेजरमेंट कर सकते हो। लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ते जाओगे जब आपके पास आप इक्विपमेंट्स के साथ देखोगे। ठीक है, मेजरली आपके पास पेल्विक टिल्ट क्या होता है। पेल्विक टिल्ट मेजरली आपको बता दिया कि आपके पास जब आपका जो पेल्विस है ना वो इटसेल्फ अपनी पोजीशनिंग से अपने जो नॉर्मल एंगल से है उससे अफेक्ट हो जाता है, या आप ये कह सकते हो कि एंटीरियर या पोस्टीरियर साइड पे मूव कर जाता है। ठीक है, एक सिंपल टर्म्स में आपको बताएं, इसकी डिटेल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एक सिंपल टर्म्स में आपको बताया। ठीक है, फिर आपको बताया कि इंटीरियर के लिए कैसे है, पोस्टीरियर के लिए कैसे है। इंटीरियर भी होता है, पोस्टीरियर भी होता है। नॉर्मल इंक्लाइनेशन 30 डिग्री के अंदर होती है। ठीक है, अगर तो स्टैंडिंग पोजीशन में ये एंगल 30 डिग्री के अंदर है तो दैट मीन्स वो नॉर्मल है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आज के लिए हम टेस्टिंग डिस्कस किए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में हम फिर प्लान करेंगे द ट्रीटमेंट। बाय बाय।